हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पृथ्वी की गतियाँ, क्योंकि इस टॉपिक से है हम लोग को एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर आप प्रीवियस से क्वेश्चन देखे होंगे तो अभी हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, क्वेश्चन जो है क्या आता है और आप लोगों को क्या क्वेश्चन है इसमें से देखने को मिला है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ देखिए, घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है। तो जैसे कि ये आपका सूर्य है, ये पृथ्वी है। ठीक है, तो अगर पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। हम लोग जब किसी के चारों ओर घूमेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिक्रमण कहेंगे। और अगर ये पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग घूर्णन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग घूर्णन कहते हैं। तो देखिए, पृथ्वी का अक्ष जो है एक काल्पनिक रेखा है और इसके कक्ष सतह से ये आपका 66 और हाफ डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसके कक्ष सतह से कितने की ये कोण बनाती है, तो 66 और हाफ डिग्री का ये कोण बनाती है। ठीक है, तो ये समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे हम लोग कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है, तो वो समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए, एक समय में क्या होता है कि इसका आधा भाग ही सूर्य की रोशनी जो है ये प्राप्त करती है। अब देखिए, ये ग्लोब है और इस ग्लोब में ये जो है ना, ये वृत्त है और ये इसको विभाजित करता है कि ये इधर वाला जो पोर्शन है ये दिन है, इधर वाला पोर्शन जो है ये आपका रात है। ठीक है, तो पृथ्वी का वो पोर्शन जो सूर्य को की तरफ है वो दिन कहलाएगा और पृथ्वी का वो पोर्शन जो कि सूर्य के तरफ नहीं है वो रात होता है। ठीक है, इसलिए 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात होता है। तो सूर्य, ये जो पृथ्वी है ना, ये अपने अक्ष पर घूमने के लिए इसको 24 घंटा का लगता है। इसमें से आपका आधा जो रहता है 12 घंटा वो दिन में होती है और 12 घंटा जो रहता है रात का होता है, इसलिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, परिदीप्ति वृत्त किसको कहते हैं, तो परिदीप्ति वृत्त जो था ना, ये है आपका क्या है, तो ग्लोब का वो वृत्त होता है जो दिन और रात को विभाजित करता है, उसी को हम लोग परिदीप्ति वृत्त कहते हैं। क्लियर है ना, परिदीप्ति वृत्त किसको कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी अपने कक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना घंटा लग रहा है, 24 घंटा लगा रहा है। ठीक है, और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है और ये पृथ्वी की दैनिक गति है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी दिन कहते हैं। और ये पृथ्वी का क्या होता है, तो दैनिक गति होता है, मतलब हमेशा सुबह हो रहा है फिर रात हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो पृथ्वी है ना, ये सूर्य के ये जो है अपने ही अक्ष पे जो है ये पृथ्वी जो है घूमती रहती है, इसलिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ऐसा आता है कि दिन रात क्यों होता है, दिन रात क्यों होता है, घूर्णन के लिए या परिक्रमण के लिए। तो याद रखिएगा, घूर्णन के लिए होती है। ठीक है, क्योंकि घूर्णन के लिए इसलिए होता है क्योंकि वो अपने ही अक्ष पर जो रहता है घूमते रहता है, घूमते रहता है। ठीक है, और दूसरा गति हम लोग देखें तो अगर मान लीजिए कि पृथ्वी जो है घूर्णन नहीं करेगा तो क्या होगा, तो क्या होगा कि आपका एक भाग जो सूर्य की ओर है वो उसमें हमेशा क्या रहेगा, दिन रहेगा, और दूसरा भाग जो सूर्य की तरफ नहीं है उसमें हमेशा रात होगा। तो एक तरफ हमेशा ठंडा रहेगा और एक तरफ हमेशा गर्म रहेगा, और इस तरीके से जो है आपका जीवन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी की दूसरी गति जो है ये हम लोग का परिक्रमण है। और ये क्या है, तो ये जो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूमती है, जैसे कि ये सूर्य है देखिए, और इसके चारों ओर जो है पृथ्वी अगर घूम रही है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। और इसको करने के लिए इसको 365 और 1/4 का दिन लगता है। अब देखिए, इसको हम लोग इसलिए कैलकुलेट नहीं करते, इसका मतलब हो गया 6, यानी 24 घंटा का अगर हम लोग निकाले 1/4 तो कितना आ गया, 6 घंटा निकलता है। अगर 6 घंटा को हम लोग जोड़ते हैं तो पता है क्या हो गया, ये एक दिन हो जाता है, जो कि 4 साल बाद आता है, 4 साल बाद आता है। ठीक है, यानी जोड़ते 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 ये आपका क्या हो जाएगा, एक दिन होता है, बढ़ जाता है, जो कि 4 साल बाद आता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं, क्योंकि और इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं,
366 दिन होता है लीप ईयर का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि पृथ्वी की दूसरी गति वो क्या होती है, जिसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं। इसमें आपका जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। और इसको घूमने के लिए 365 दिन लगता है और 1/4 लगता है, ठीक है। तो 1/4 को जो है हम लोग फिर ऐड करते हैं और इसके बाद जो है 4 साल बाद वो ऐड होके एक दिन बढ़ जाता है और इस तरीके से 366 डेज होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। तो हम लोग अपनी सुविधा के लिए उस दिन को जो है हम लोग नहीं गिनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसी में इसी चीज़ यानी ये इस बात को यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा कि पृथ्वी जो है ना एक तरह का दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो याद रखिएगा किस तरीके से, तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य की चारों ओर जो है आपका चक्कर लगाती है, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। तो देखिए इस स्टेटमेंट को देखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, तो हमें हर तरीके से जो है यहाँ पे ध्यान देना है कि पृथ्वी जो है पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है और ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अब आपको समझ में आ गया ना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताओ दिन रात क्यों होता है, तो दिन रात जो होता है घूर्णन के लिए होता है, क्योंकि इसमें जो है आपका पृथ्वी अपनी ही अक्ष पर घूमती है, इसलिए जो है आधा दिन होता है आधा रात होता है। पृथ्वी का वो पोर्शन जो सूर्य की तरफ होता है वो आपका दिन होता है और पृथ्वी का वो पोर्शन जो सूर्य की तरफ नहीं होता है वो आपका रात होता है। अब आपको पूछ दिया जाए कि ठीक है ये बताओ कि ये जो मौसम में परिवर्तन होती है, ऋतुओं में जो परिवर्तन होती है, किसके कारण होती है, तो ये होता है आपका परिक्रमण के कारण, ठीक है। ये किसके कारण होता है भाई, तो ये आपका परिक्रमण के कारण होता है, ठीक है। तो इसलिए एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु आती है। ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है, कि 21 जून को क्या होता है। ये 21 जून इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको उत्तरी गोलार्ध क्या है ना, सूर्य की परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, ठीक है। देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ रहता है, क्लियर है ना। 21 जून को क्या होता है, ये जो उत्तरी गोलार्ध है ना, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका किसके तरफ झुका रहता है, सूर्य की तरफ झुका रहता है। और तब क्या होता है कि सूर्य का जो किरण है ना सीधे कर्क रेखा पे पड़ता है, क्लियर है, सीधे कर्क रेखा पे पड़ता है। और इसी के कारण क्या होता है, इस क्षेत्र में जो रहते हैं अधिक ऊष्मा होती है, ठीक है। अब ध्रुव के जो पास वाला जो क्षेत्र होता है ना उसमें तो ऊष्मा कम प्राप्त होती है, ठीक है। तो वहाँ सूर्य की किरणें जो रहता है क्यों, तो वहाँ तिरछी पड़ती है, किसमें, तो आपका ध्रुव के पास बोल रहा है, ठीक है। तो के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। तो देखिए उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। और चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। तो देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि उत्तर ध्रुव जो है ना सूर्य की तरफ झुका रहता है और उसको उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाला जो भाग है ना वो 6 महीने तक उसमें लगातार क्या रहता है, तो दिन रहता है, क्लियर है ना। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध का बहुत बड़ा जो भाग है जहाँ सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, वहाँ पे क्या होता है कि विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। विषुवत वृत्त क्या था, वो वृत्त था, ठीक है, जो कि आपका इसको 2 में बांट रहा है, ठीक है, उत्तरी में और दक्षिणी में। तो यहाँ पे क्या है, उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है। अब 21 जून को इसलिए, अब देखिए इसलिए 21 जून के इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होता है। अब आप इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर ऐनात कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा उत्तर ऐनात कब होता है, तो 21 जून को होता है। इस दिन क्या होता है, तो इस दिन ना बहुत लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होता है। अब क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि भाई बताओ उत्तर ऐनात कब होता है, तो यह 21 जून को होता है। और
इस दिन क्या होता है, तो इस दिन बहुत सबसे लंबी दिन होती है और सबसे छोटी जो होती है वो रातें होती है, ठीक है। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट डेट क्या है हम लोग का, ये 22 दिसंबर का है। इस समय क्या होता है, दक्षिण ध्रुव जो है, अब हम लोग इससे पहले उत्तर ध्रुव की बात किए थे, ठीक है ना। अब देखिए दक्षिण ध्रुव की बात कर रहे हैं। सूर्य की ओर झुके होने के कारण अब ये किसकी तरफ है, सूर्य की तरफ झुका हुआ है, दक्षिण ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है। तो सूर्य का किरण जो है ना किस पे सीधा पड़ता है, मकर रेखा पे सीधा पड़ता है, और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध का बहुत बड़ा भाग में, अब देखिए क्या होता है ना, वो सीधे पड़ रहा है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में का बहुत बड़ा पार्ट जो रहता है उसमें सूर्य की प्रकाश मिलती है, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि भाई आपको सूर्य की प्रकाश जब ज़्यादा मिल रहा है तो दिन क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, और रात क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और अगर हम लोग जस्ट इसकी देखिए, ये दक्षिणी गोलार्ध का बोल रहा है, ठीक है। जब दक्षिणी गोलार्ध में हो रहा है ऐसा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो उत्तरी गोलार्ध में इससे अपोजिट होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो कंडीशन आपका दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा उसका जस्ट उसका अपोजिट जो रहेगा वो आपका उत्तरी गोलार्ध में रहेगा। तो और पृथ्वी की ये जो अवस्था है ना, इसको हम लोग दक्षिण ऐनात कहते हैं। क्लियर है ना, दक्षिण ऐनात किसको कहते हैं, उत्तर ऐनात किसको कहते हैं। आपका उत्तर ऐनात जो रहता है ये आपका 21 जून को होता है, और दक्षिण ऐनात जो रहता है 22 दिसंबर को होता है। इसमें सूर्य की रोशनी मकर रेखा पे पड़ती है आपका 22 दिसंबर को, और 21 जून को सूर्य की रोशनी कर्क रेखा पे पड़ती है, इसलिए वहाँ पे दिन रहता है। और यहाँ पे क्या होता है, 22 दिसंबर को आपका दक्षिणी गोलार्ध में जो रहता है के भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। तो और इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन होता है, छोटा रात होता है, ठीक है। और यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, लंबा दिन होता है और छोटी रातें होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर ऐनात कहते हैं, और इसको हम लोग दक्षिण ऐनात कहते हैं। अब आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, हम लोग क्रिसमस का पर्व मनाते हैं। याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में हम लोग क्रिसमस का पर्व कब मनाते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में मनाते हैं, जबकि हम लोग की तरफ कब मनाते हैं, तो शरद ऋतु में मनाते हैं 25 दिसंबर को। क्लियर है ना। तो ये दोनों डेट आपको पता चल गया होगा कि ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम लोग के पास तीसरा जो डेट है ये आपका 21 मार्च और 23 सितंबर से है, ठीक है। अब इस दिन क्या होता है, तो इस दिन सूर्य की किरणें जो है ना विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, ठीक है। और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका रहता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। जैसे कि आपको बताया था विषुवत वो था जो कि आपका दक्षिणी और उत्तरी में इसको भाग रहा था, ये कर रहा था, ठीक है, इक्वल डिवाइड कर रहा था। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो एक बार देख लीजिए, ये विषुवत वृत्त था जो कि आपका उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को इक्वल डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हम लोग सर्कल में इक्वेटर देखते हैं ना, उसी तरह ये आपका क्या है, विषुवत वृत्त है। मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो ये जो है उत्तर ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है, तो ये विषुवत वृत्त है जो कि दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये दिन क्या होता है, 23 दिसंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, याद रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो रहती है ना ये विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इसलिए कोई भी इस अवस्था में क्या रहता है, ध्रुव जो रहता है ना ही सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं रहता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात जो रहता है बराबर होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं, विषुव कहते हैं, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा 23 सितंबर के बारे में बात करते हैं कि 23 सितंबर में होता क्या है। तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, ठीक है। तो दोनों डेट को लेके चलिएगा। अगर आपको एक याद रहेगा तो दूसरे को क्या कीजिएगा, उसका अपोजिट कर दीजिएगा, अदरवाइज कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो भाई 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु होता है, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट वसंत ऋतु हो जाएगा। अगर 21 मार्च में क्या होता है, तो 21 मार्च में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा, वसंत ऋतु रहेगा, और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु रहता है। क्लियर है ना। 21 मार्च को क्या होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में आपका वसंत ऋतु रहता है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में आपका शरद ऋतु रहेगा। क्लियर है। तो अगर आप 23 का याद रखिएगा तो उसका अपोजिट कर दीजिएगा आपका 21 मार्च को। तो देखिए डियर, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
है ना। और यहाँ से रिलेटेड जो है हम लोगों को बस एमसीक्यू करना है, यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक बार अगर आप चाहिएगा तो पढ़ लीजिएगा। तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर, यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपका किसी भी एक कॉम्पिटिशन के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो डियर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है डियर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, तो आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं और हम साथ जो है मिल के जो है तैयारी करेंगे टीचर लेवल किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।